Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आपने इस क्लास से पहले की सारी क्लास ले ली होगी, उन्हें पढ़ लिया होगा अच्छे से और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो देखो, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो आगे के जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आने वाले हैं, जिससे वो जो न्यूमेरिकल होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। तो देखो, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि काम में आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का क्या संयोजन। ठीक है, रेजिस्टेंसों को क्या कर देना, जोड़ देना, बहुत सारे रेजिस्टेंसों को जोड़ देना, वो क्या कहलाता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो कैसे संयोजित करते हैं रेजिस्टेंसों को हम, इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक है। एक तो आती है हमारे पास क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों का क्या देखते हैं हम, श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। तो देखो, ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है समझो, पहले इसे आप पढ़ चुके हो, पहले आप इसके बारे में। ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास सपोज कीजिए दूसरा है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, R1, इसकी वैल्यू कितनी है, R2, इसकी वैल्यू कितनी है, R3 है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली जोड़ देना। मैंने क्या किया कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसका ये जो है फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल जो होता है ना, वो दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया तार के हेल्प से। ऐसे ही सेकंड रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है, दूसरे के फर्स्ट से जोड़ दिया। इस तरीके से हमने कंटिन्यूअसली कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, इसे बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो होता क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपसे कहा जाए कि इन जो तीनों प्रतिरोध है इसका संयोजन कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, टोटल कैसे करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से कर देंगे। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो, मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, इसको मैंने एक किससे जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया। ये सेल का क्या है, पॉजिटिव है, और ये सेल का क्या है, नेगेटिव है। अब इससे क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ये करंट जो है इसमें जाएगी और ऐसे बहेगी, ये करंट फ्लो हो रही है इसमें से। जब भी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, तो ये जो प्रतिरोध है ना, इनमें से प्रवाहित धारा या करंट, कितनी करंट पास होती है इसमें से भी आई होती है, इसमें से भी आई होगी, और इस रेजिस्टेंस में से भी कितनी करंट फ्लो होती है, आई। तो हम लिख देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से
प्रत्येक प्रतिरोध में से, प्रत्येक रेजिस्टेंस में से, है ना, प्रवाहित धारा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, धारा का मान क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होता है, वैल्यू इक्वल होती है। इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी क्या आई। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, लेकिन प्रतिरोध के लिए वोल्टता का मान, वोल्टता, वोल्टेज डिफरेंस है ना, वोल्टता का मान, विभवांतर जिसे हम बोलते हैं, अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन प्रतिरोध के लिए वोल्टता का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ये V वोल्ट है हमारे पास, है ना, या E वोल्ट है, कुछ भी ले सकते हैं। ये जो V वोल्ट है ये यहाँ पर जाएगा, ये जो वोल्टेज होती है, वोल्टता, ये बट जाती है। मान लो इसको कितना वोल्ट मिला, V1, इसको कितना वोल्ट मिला, मान लो V2, और इसको कितना मिला, V3। जैसे ये मान लो कितना है, 10 वोल्ट, यहाँ पर कितना मिला, 5 वोल्ट, यहाँ पर कितना मिला, 4 वोल्ट, और यहाँ कितना मिला, 1 वोल्ट। तो क्या डिवाइड हो जाता है हमारे पास, वोल्टता डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी कि क्या, समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, देखो ये हमारे पास क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है, R1। इसी के पैरेलल और समांतर में हम दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, R2 रख देते हैं, और एक और रेजिस्टेंस रख देते हैं हमारे पास कितना, R3। तो हमने पढ़ा है कि जो लाइंस होती है, रेखाएं होती हैं, ऐसे होती है जब उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल है ये। तो ये 3 रेजिस्टेंस है, 3 प्रतिरोध हैं जो कि क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, देखो ये इसका तीनों का फर्स्ट टर्मिनल है, और ये तीनों का क्या है, सेकेंड टर्मिनल है। तो तीनों को, फर्स्ट टर्मिनलों को क्या कर देते हैं हम, देखो ऐसे जोड़ दिया, इसको भी एक यहाँ तार से जोड़ दिया, फर्स्ट को एक पॉइंट से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और सेकंड को भी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तीनों के सेकंड को जोड़ दो, ये देखो ये सेकंड जोड़ दिया, तीनों के फर्स्ट को जोड़ दो। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल में काम में आएगा ना। अब देखो इसमें हमने क्या लगाया, ये एक वोल्टेज सोर्स लगाया, यानी कि वोल्टता लगा दी, मान लीजिए क्या, V। क्लियर है ये वाली बात, क्या लगा दी, V। पहले तो हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, भाई तीन रेजिस्टेंस है आपके पास, आपको एक रेजिस्टेंस बनाना है, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए हम, क्योंकि ये किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तीनों, तो इसके लिए हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कुल प्रतिरोध होता है, वो कैसे निकालते हैं, आपने खूब पढ़ा है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या, R3 से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू रखोगे तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या हो जाता है, संयोजित। 3 की जगह 1 मान निकल आएगा।
वही संयोजित करना होता है, कॉम्बाइन करना होता है ना। अब देखो जब हमने इसमें V वोल्ट लगाया, ये देखो ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट हो गया तीनों के क्या फर्स्ट पर, क्लियर है। ये जो नेगेटिव है ये कनेक्ट हो गया तीनों के सेकंड पर, यानी कि ये जो वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टता मिल रही है हमारे पास, वो तीनों रेजिस्टेंस के फर्स्ट पर प्लस सेकंड पर माइनस सेम मिलती है। यानी ये जो V है ना, इस प्रतिरोध के लिए भी कितना रहेगा वोल्टता V, इसके लिए भी वोल्टता कितनी रहती है V, और इसके लिए भी वोल्टता कितनी रहती है V ही रहती है। कब? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वोल्टता का मान, यानी वोल्टेज, वोल्टता का मान क्या होता है? समान होता है। यानी कि कोई सा भी रेजिस्टेंस ले लो, इसके सापेक्ष वोल्टता V होगी, इसके सापेक्ष वोल्टता, जैसे 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट और यहाँ भी 5 वोल्ट। लेकिन आप समझना, यहाँ से करंट बनेगी, ये कितने एम्पियर की है? I एम्पियर की। यहाँ कितने रास्ते मिल रहे हैं? 3 रास्ते। सदिशों के संयोजन का नियम लगता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? बट जाती है धारा, I1, I2 और I3। तो इसमें करंट कितनी बह रही है? I1, इसमें करंट I2। धारा क्या हो रही है? बट रही है। धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। देखो, लेकिन धारा का मान यानी करंट का मान, धारा का मान, करंट का मान अलग अलग प्रतिरोधों के लिए, अलग अलग प्रतिरोधों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। यानी इसके लिए करंट अलग होगी, इसके लिए करंट अलग, इसके लिए करंट अलग, लेकिन वोल्टेज या वोल्टता तीनों के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। और कितनी रहेगी हमारे पास? वो V ही रहेगी। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, यहाँ तो हम इन चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं, लेकिन काम में आती है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आगे जब हम सोल्व करेंगे सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंसों को, तो ये चीज़ें काम में पता होना चाहिए इनके बारे में, ताकि हम इसको काम में ले सके आसानी से, है ना। अब देखो, इसमें हम 2 रूल पढ़ते हैं, 2 नियम पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास, ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल करोगे तो इनको लगाओगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा आपके पास। अगर इनको डायरेक्टली सोल्व लगाकर सोल्व करना है तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो, एक तो है क्या आपके पास? वोल्टता विभाजन का नियम, वोल्टता विभाजन का नियम, ठीक है। यानी वोल्टेज डिवीजन लॉ, वोल्टेज डिवीजन लॉ, ठीक है। और एक हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या? धारा विभाजन का नियम, यानी कि क्या? करंट डिवीजन लॉ। अब ये क्या होते हैं और इसको हम कैसे काम में लेते हैं, यही हमें समझना है। अभी अभी मैंने आपको रेजिस्टेंसों के बारे में बताया है क्या, कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें वोल्टता की वैल्यू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टता की वैल्यू क्या होती है? समान होती है, ठीक है।
अब वोल्टा विभाजन नियम पढ़ते हैं ना, तो ये कौन से सर्किट्स में लगाएंगे हम, ध्यान से सुनना। वोल्टा अलग किस में होती है, वोल्टेज अलग किस में होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैं एक सर्किट कंसीडर करता हूँ, सपोज ये है रेजिस्टेंस R1, ये क्या है रेजिस्टेंस R2, यहाँ पर हमारे पास एक स्रोत लगा हुआ है, V या E कुछ भी ले सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक परिपथ बन गया, सर्किट बन गया ना। अब देखो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I फ्लो होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि ये जो करंट आई जा रही है ना, तो इसमें भी करंट आई फ्लो होगी और इसमें भी करंट कितनी फ्लो होगी, आई ही फ्लो होगी। तो आई हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करेंगे, ज्ञात नहीं करेंगे, है ना। अलग क्या होता है, ये जो हमारे पास वोल्टा या वोल्टेज हो जाती है, ये बट जाती है। सपोज यहाँ पर कितना है, V1 मिली और इसको कितनी मिली, V2 मिली। अब V1 मिल गई, V2 मिल गई, इनकी वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है ये वाली बात। V1 और V2, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और ये 10 वोल्ट जब जाएगा यहाँ आया 3 वोल्ट और यहाँ 5 वोल्ट। ये तो हमारे पास वैल्यू थी तो हमें पता लग गया ना, 10 वोल्ट है, मान लो 5 वोल्ट बट गया, टोटल 10 वोल्ट ही तो है, तो बट जाता है ये यहाँ पर। अब हमें वैल्यू दे रही है R1, R2 और V की, और आपसे बोला V1 की वैल्यू बताओ और V2 की वैल्यू बताओ। अब देखो R1 के सापेक्ष या R1 के लिए आपको क्या बतानी है, वोल्टता बतानी है, वोल्टेज बतानी है, इसके सापेक्ष वोल्टता कितनी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका देखो, V1 का वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, कुल वोल्टता देखो यही तो बटेगी ना इसमें, V1 और V2 में कुल वोल्टता देखो V है, कुल वोल्टता लिखते हैं V, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस लेते हैं। कौन सा है वो रेजिस्टेंस, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखो R1 प्लस R2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है डायरेक्ट निकाल लेते हैं, किसके सापेक्ष बोलता है ये, R1 के सापेक्ष। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष क्या निकालते हैं, वोल्टता। तो ये नियम क्या कहता है कि कैसे निकालोगे भाई, V2 का मान कितना होगा, ये V जो बट रहा है ना V1 और V2 का मान कैसे होगा, वो कैसे निकालोगे, V2 कैसे निकलेगी, कुल वोल्टता देखो कितनी है स्रोत में से, V है, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं भाई, R2 के सापेक्ष। तो क्या लिखोगे, R2 बटे टोटल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो धारा विभाजन का नियम आता है, धारा विभाजित कब होती है, कब होती है धारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट कब डिवाइडेड होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टता स्रोत है, वोल्टेज है V वोल्ट, जैसे 10 वोल्ट होता है हमारे पास, इतने वोल्ट की हमने क्या लगा रखी है, बैटरी, ये प्लस और ये माइनस। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, कितना, R1, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, कितना, R2। अब आपसे पूछा जाए कि R1 के सापेक्ष वोल्टता कितनी है, तो देखो R1 के पैरेलल में V है, यहाँ V है, तो यहाँ भी कितनी होगी, V होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टता की वैल्यू समान होती है, और यहाँ भी कितनी वोल्टता या वोल्टेज होगी, V ही होगी। क्लियर है बात। लेकिन होता क्या है, यहाँ से करंट बनी हमारे पास कितनी, I,
और ये I कितनी भागों में डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में। यहाँ गई कितनी I1, सपोज कीजिए यहाँ गई I1 और R2 वाले में से कितनी गई I2। क्या बट गई, देखो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो धारा क्या हो जाती है, बट जाती है। क्लियर है ये वाली बात। तो धारा I जो है 2 भागों में बट गई, एक तो I1 में और दूसरी किस में, I2 में बट गई। अब आपसे कहा जाए भाई हमें तो I1 की वैल्यू बताओ और I2 की वैल्यू बताओ, R1 के सापेक्ष कितनी धारा आएगी और I2 के सापेक्ष कितनी करंट फ्लो होगी। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, R1 के लिए करंट या धारा कितनी, I1, ऐसे ही R2 के लिए क्या, करंट यानी कि क्या, धारा, क्या लिखेंगे हम, I2, यानी I1 और I2 की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो कुल धारा देखो, टोटल करंट देखो, सबसे पहले I आ रही है तो आपको क्या लिखनी है, टोटल करंट लिखनी है I, क्योंकि यही करंट तो आगे जाके I1 और I2 में बट रही है। तो टोटल करंट कितनी आ रही है, I, R1 के लिए निकाल रहे हैं ना, टोटल करंट I, जिस रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस नहीं लेना है, दूसरा रेजिस्टेंस लेना है। तो दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 है। दूसरा प्रतिरोध कौन सा है, R2। तो R2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 और R2 को क्या कर दो, जोड़ दो। ये कौन सा रूल है, करंट डिवीजन लॉ है। ऐसे ही R2 के लिए अगर आपसे पूछा जाए धारा निकालो, भाई ये सर्किट दे रखा है, तो आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे, टोटल करंट कितनी है, I है, आ रही है नहीं आ रही I, आगे जाके बट रही है I1 और I2 में। जिसके लिए निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस नहीं लेना है, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, R2 के लिए, R2 रेजिस्टेंस नहीं लेना है। फिर बचा कौन सा, R1। तो R1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अपॉन क्या, टोटल रेजिस्टेंस, यानी R1 में R2 को जोड़ दो, R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम R2 के लिए क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, करंट, और R1 के लिए करंट। तो ये कौन से नियम होते हैं हमारे पास, वोल्टेज डिवीजन लॉ और करंट डिवीजन लॉ। ठीक है, इसके बाद हम इम्पीडेंस के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। देखो डेफिनेशंस के बारे में, किसके बारे में, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, क्योंकि ये वर्ड आगे अब काम में आने वाले हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम पहले थोड़ा सा किसके बारे में देख लेते हैं, इम्पीडेंस के बारे में, यानी कि किसके बारे में, प्रतिबाधाओं के बारे में देख लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम 2 तरीके की प्रतिबाधा देखते हैं, ये अंतर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ ना। एक तो देखते हैं हम क्या, रेखिक प्रतिबाधा, रेखिक प्रतिबाधा। रेखिक प्रतिबाधा मतलब लीनियर इम्पीडेंस, रेखिक प्रतिबाधा मतलब लीनियर इम्पीडेंस। और दूसरी जो प्रतिबाधा हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास सेकंड, बाइलेटरल, बाइलेटरल इम्पीडेंस, बाइलेटरल इम्पीडेंस यानी कि क्या, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। इनका मतलब क्या होता है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, लीनियर इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है और बाइलेटरल यानी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है। तो देखो समझना, जैसे हम कोई भी प्रतिबाधा ले लें, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये Z का मतलब होता है रेजिस्टेंस भी हो सकता है, संधारित्र यानी कैपेसिटर भी हो सकता है, क्लियर है, और इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसके सिरों पर मैंने क्या लगाई, एक सेल लगाई,
प्लस और माइनस जिसकी क्या है वोल्टता V है। क्लियर है। इस सेल के कारण क्या फ्लो होगी, हमारे पास करंट फ्लो होगी। क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, इस प्रतिबाधा के लिए, ये प्रतिबाधा CB हो सकती है, संधारित्र हो सकता है, यानी कि एक होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी हो सकता है, या फिर हमारे पास प्रतिबाधा कौन सी हो सकती है, इंडक्टर वाली भी हो सकती है। तो जब V का मान हम यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ पर करंट भी चेंज होनी चाहिए, V और I। हम क्या करते हैं कि इस प्रतिबाधा के लिए V और I में क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं हम, V और I में ग्राफ खींचते हैं। तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, सरल रेखा आना चाहिए। ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, सरल रेखा आना चाहिए। तो इसे हम कौन सी प्रतिबाधा बोलते हैं, रेखिक प्रतिबाधा बोलते हैं। रेखिक प्रतिबाधा क्या होती है, डेफिनेशन देखो, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा व उसके सिरों के मध्य उत्पन्न ठीक है, के मध्य खींचा गया वक्र एक सरल रेखा प्राप्त हो, ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त हो। तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को क्या कहते हैं हम, प्रतिबाधा को रेखिक प्रतिबाधा कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखिक प्रतिबाधा कहते हैं। और रेखिक प्रतिबाधा किसकी होती है, जैसे किसकी, प्रतिरोध R की, L की और C की। इनकी प्रतिबाधा कौन सी प्रतिबाधा होती है, रेखिक प्रतिबाधा। अब आ जाइए द्विपार्श्विक प्रतिबाधा या बाइलेटरल इम्पीडेंस क्या होता है। देखो, यदि किसी प्रतिबाधा कोई भी प्रतिबाधा ले लें, हम कंडीशन बता रहा हूँ। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा पर, धारा की दिशा हम क्या कर दें, बदल दे, प्रतिबाधा का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे क्या, R, L और C। मतलब ये प्रतिरोध है जैसे, है ना, इसमें हमारे पास चाहे ऐसे धारा प्रवाहित हो जाए, ठीक है, चाहे आप बैटरी की दिशा ऐसे बदल दो, ऐसे करंट फ्लो करा दो, ठीक है, ये जो R है ना, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या C जुड़ा हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रतिरोध में आपने बैटरी लगा दी, ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ देखो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, लेकिन किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, R पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये कैसी कहलाती है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।